नमस्कार प्यारे बच्चों। पूरे भारत में किसी भी राज्य में या किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं या कक्षा 10वीं के मुख्य रूप से कक्षा 12वीं के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आज संगीत गायन या वादन के जो बच्चे अपनी वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं कक्षा 12 की, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और आगामी परीक्षा में भी उनके अंकों में वृद्धि करने वाला ये वीडियो है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो हरियाणा बोर्ड की साइट के ऊपर कक्षा 12 के प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, उनमें से ये प्रैक्टिस सेट ए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। तो आइए प्रैक्टिस जो है सेट है उसमें प्रश्न उत्तर जो है वो उसको हम मिलके हल करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से गमक का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से गमक का प्रकार नहीं है। आपने ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को नहीं पूछा इसमें। कंपित, आंदोलित, त्रिभिन्न और उत्तरायता। तो उत्तरायता जो है इसका उत्तर है। उत्तरायता गमक का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रखा है, षड्ज ग्राम की चौथी मूर्छना है। षड्ज ग्राम की चौथी मूर्छना है। तो इसमें जो षड्ज ग्राम की जो चौथी मूर्छना है वो है शुद्ध षड्जा। शुद्ध षड्जा ये षड्ज ग्राम की चौथी मूर्छना का जो है नाम है। आपको पता होगा कि प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, राग देश का वादी समाधि स्वर कौन सा है। राग देश का वादी समाधि स्वर कौन सा है। तो राग देश का जो आपने परिचय याद किया होगा तो उसके माध्यम से आपने जाना होगा कि राग देश का जो है वादी समाधि रे और पा स्वर है। तो रे वादी स्वर है और पा समवादी स्वर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पंडित जसराज जी का, प्रश्न नंबर 4, पंडित जसराज का जन्म कब और कहाँ हुआ। पंडित जसराज जी का जन्म 20 जनवरी 1930 को हिसार में, हिसार है जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। और वर्तमान जो प्राचीन समय में हिसार में जो इनका जो गांव है, जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम है पीली मंदोरी। तो वो अब वर्तमान में फतेहाबाद में पड़ता है। तो अगर आपके ऑप्शन में हिसार आता है तो हिसार ही सही आंसर आएगा, क्योंकि प्राचीन समय में हिसार जिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा हुआ है, प्रश्न नंबर 5 में पूछ रखा है, स्वरों का वह समूह जिसको द्रुत गति में गाने बजाने से राग का विस्तार हो क्या कहलाता है। स्वरों का वह समूह जिसको द्रुत गति में गाने बजाने से राग का विस्तार हो क्या कहलाता है। वो कहलाता है तान। क्या कहलाता है? तान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निश्चित श्रुति अंतरों पर स्थित 7 स्वरों के समूह को डैश कहते हैं। निश्चित श्रुति अंतरों पर स्थित 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम। तो यहाँ पर क्या आएगा? ग्राम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जो कथन वाला प्रश्न है, तो इन दोनों कथनों को हमने ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो जो प्रथम जो कथन है, ध्रुपद गायन में तानों की अपेक्षा लयकारियों का प्रयोग होता है। तो ये प्रथम जो है एक कथन ए है, ये सही है। दूसरा कथन है, लक्षण गीत राग के परिचय को परिलक्षित करता है। तो आपको ध्यान होगा कि लक्षण गीत है वो किसी भी राग के परिचय के बारे में भी जानकारी देता है। राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं, उसका वादी समाधि स्वर कौन सा है, उसका गायन संबंध क्या है, उसका थाट कौन सा है, तो ये लक्षण गीत से ही हमें पता चलता है। तो दोनों ये कथन सही है। तो इन दोनों कथनों के अनुसार जो इसकी ऑप्शन बनेगी आंसर की वो आएगी, कथन ए तथा ब दोनों सही है। ऑप्शन आएगी इसकी सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछ रखा है, प्रश्न नंबर 8 में पूछ रखा है भाई प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में पूछा हुआ है कि ये भी कथन वाला प्रश्न है, गायक ताल और लय का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। गायक ताल और लय का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, तो ये सही है। गायक में राग का स्वरूप व्यक्त करने की क्षमता का होना आवश्यक नहीं है। गायक में राग का स्वरूप व्यक्त करने की क्षमता का आवश्यक होना क्षमता का होना आवश्यक नहीं है। तो ये गलत है भाई, आवश्यक है। उसके अंदर राग का स्वरूप व्यक्त करने की क्षमता या किसी भी गायक के अंदर होनी चाहिए। तो ये कथन ए सही है और ब गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी ऑप्शन बनेगी, ए कथन सही है और ब गलत है। तो ये इसकी जो ऑप्शन है वो बनेगी ए।
इसकी ऑप्शन जो है वो बनेगी ए। इसकी जो ऑप्शन है वो ए बनेगी। कथन ए सही है किंतु कथन ब गलत है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। प्रश्न नंबर 9 में उचित मिलान वाला प्रश्न है ये। इनमें जो ये कल हमारे गायक हुए हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी, पंडित जसराज जी, लता मंगेशकर जी, बड़े गुलाम अली खान जी, तो इनके जन्म स्थान के बारे में ये उचित मिलान वाला प्रश्न है। तो इसमें जो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी है, इनका जो जन्म स्थान है वो है बड़ौदा। तो इसका आ जाएगा 2 ऑप्शन। पंडित जसराज जी का जो जन्म स्थान है वो अभी हमने किया है पिछले प्रश्न में, हिसार हरियाणा में। लता मंगेशकर जी का जन्म स्थान है वो है इंदौर। और बड़े गुलाम अली जी का जो जन्म स्थान है वो कसूर नामक स्थान है, लाहौर में, जो पाकिस्तान में है। तो इनकी ऑप्शन जो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, 2, 3, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, तो इसकी ऑप्शन क्या बन जाएगी 2, 3, 1, 4। तो आइए देखते हैं 2, 3, 1, 4 कौन सी ऑप्शन में है। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 हमारा इस ऑप्शन में ही है, ए में 2, 3, 1, 4। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न में भी उचित मिलान है भाई। ये प्रश्न पेज अलग अलग होने के कारण आपको अलग अलग दिख रहा है, तो उसको ध्यान से देखना आपने। ये भी उचित मिलान वाला प्रश्न है। इसमें सबसे पहले सम, ताली, खाली और सबसे नीचे दे रखा है ये मात्रा। तो इसमें आपने देखना, ध्यान से मिलाना है। सम के लिए कौन सा चिन्ह होता है, सम के लिए चिन्ह होता है क्रॉस का। ताली के लिए कौन सा चिन्ह होता है, ताली के लिए निशान होता है 2, 3, 4 संख्याएं। खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है, खाली के लिए चिन्ह होता है 0। और मात्राओं के लिए कौन सा चिन्ह होता है, मात्राओं के लिए चिन्ह होता है 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1। तो इसमें देखते हैं 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1। तो इसके हिसाब से इसकी जो ऑप्शन है वो बी आंसर बनेगा इसका। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 में पूछा हुआ है, अधवदर्शक स्वर का संबंध पंचम स्वर से है। ये सत्य और असत्य वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, अधवदर्शक स्वर का संबंध पंचम स्वर से है। तो ये गलत है क्योंकि अधवदर्शक जो हमारा स्वर है वो मा स्वर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे, थाट में कम से कम 5 व अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। या आप प्रश्न गलत कर सकते हो, ध्यान से पढ़ो। क्या पूछा है, थाट पूछा है, थाट में कम से कम 5 व अधिक से अधिक 7 स्वर नहीं होते। थाट में केवल 7 स्वर होते हैं प्रत्येक थाट के अंदर। तो इसलिए ये या अगर यहाँ पर राग होता तो ये सही थी ऑप्शन, परंतु यहाँ पे थाट है। तो किसी भी थाट में, प्रत्येक थाट में 7 स्वर होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसकी असत्य है। अगला प्रश्न खंड ब के ऊपर आ गए हम। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 13, तराना गायन शैली में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तराना गायन शैली में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ ना हो, जैसे ता, ना, दे, रे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, संगीत परिजात की रचना कब और किसने की। संगीत परिजात की रचना कब और किसने की। संगीत परिजात की रचना थी जो 17वीं शताब्दी में हुई थी, और किसने की थी, पंडित अहुबल ने। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो 17वीं शताब्दी भी लिख सकते हो आप, और इसके अंदर अगर सन पूछा जाए तो 1650 ईस्वी में किसने की थी, पंडित अहुबल ने। किसने की थी, पंडित अहुबल ने। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। खटका किसे कहते हैं। खटका की परिभाषा देनी है, तो खटका की परिभाषा के लिए मैं आपको इसके प्रॉपर आंसर के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप खटका का जो परिभाषा वो देख सकते हैं कि
खटका 4 या 4 से अधिक स्वरों की एक गोलाई बनाते हुए स्वरों को द्रुत प्रयोग करने की क्रिया को खटका कहा जाता है। खटका की क्रिया में मूल स्वर को उस स्वर के बाद और उससे पूर्व वाले स्वरों का कण देकर शीघ्रतापूर्वक गाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि पा स्वर का खटका दिखाना हो तो पहले पा के आगे का स्वर धा गाया जाएगा, फिर पा से पहले का स्वर मा को गाकर पुनः पा गाया जाएगा। जिस स्वर पर खटका लेना होता है उसे स्वरलिपि पत्ती में लिखने के लिए 2 कोष्ठकों के बीच में लिखा जाता है। जैसे ये कोष्ठक दे रखा है आपका, ये कोष्ठक दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर जो अगर पा के दोनों तरफ कोष्ठक लगाया हुआ है तो आप समझिए कि इसका मतलब यह है कि पा धा मा पा। तो इस प्रकार से आप खटके की परिभाषा लिख देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, सारे सा रे मा गा रे पा मा गा पा डैश में कौन सा वर्ण है? तो वर्ण आपको पता है 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्थाई, आरोह, अवरोह और संचारी। तो ये जो स्वर दे रखे हैं इसमें संचारी नामक वर्ण है, संचारी वर्ण है प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में आपने दे रखा है कि प्रमाण श्रुति किसे कहते हैं? प्रमाण श्रुति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम ढूंढते हैं। प्रमाण श्रुति किसे कहते हैं? प्रमाण श्रुति के लिए आप ये उत्तर ले सकते हैं। प्रमाण श्रुति जो षडजग्राम में पंचम स्वर की 17वीं श्रुति पर स्थापित है। षडजग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर स्थापित है, जबकि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर स्थापित है। इस एक श्रुति के अंतर को ही प्रमाण श्रुति कहते हैं। इस एक श्रुति के अंतर को ही प्रमाण श्रुति कहते हैं। क्वेश्चन आपने ध्यान से करना है, हो सकता है आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए। प्रमाण श्रुति किसे कहते हैं, इसमें इसका उत्तर आपने लिखना है। षडजग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर स्थापित है, जबकि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर स्थापित है। इस एक श्रुति के अंतर को ही पंचम स्वर की एक श्रुति के अंतर को ही दोनों ग्रामों में जो अंतर है उसको ही प्रमाण श्रुति कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें अलंकार दे रखा है सारे गामा रे गामा पा। तो इस अलंकार को आपने पूरा लिखना है। पूरा लिखते हुए आपने आरोह और अवरोह दोनों लिखने हैं। दोनों में आ जाएगा सारे गामा रे गामा पा, अगला आएगा गामा पा धा नी पा धा नी सा और इसका जो अवरोह होएगा वो सा नी धा पा। 4 स्वरों का जो इन्होंने बनाया हुआ है पैटर्न, सा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कण स्वर किसे कहते हैं? कण स्वर किसे कहते हैं? तो कण स्वर की परिभाषा लिखते इस प्रकार लिखेंगे, गाते बजाते समय किसी स्वर पर एक स्वर पर आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करके गाने को कण कहते हैं। स्वर लिपि में लिखते समय कण स्वर को मूल स्वर के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है स्वर गा, अगर हम इस गा के ऊपर स्वर लिख दें, गा के ऊपर यहाँ पे लिख दें माँ, तो इसका ये जो माँ है गा स्वर का कण बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिखेंगे किसकी? कण स्वर की, कि गाते बजाते समय किसी एक स्वर पर आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करके गाने को ही कण स्वर कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ग्रेस नोट कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 3 ग्रामों के नाम लिखो। 3 ग्रामों के नाम, तो हमारे जो 3 ग्राम हुए हैं वो है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। ये आप तीनों के नाम लिख देंगे इसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न पे जो प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 21 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने ऊपर ध्यान से देखना है कि इसमें ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं इस भाग के अंदर। तो 5 प्रश्नों में से आपने खंड 6 में क्या दे रखा है? 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने होंगे आपको। तो इस बात का ध्यान रखना आपने।
21 नंबर प्रश्न में आधुनिक राग में रागों के समय सिद्धांत की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त करें। तो इस जो प्रश्न है इसमें आपने जो रागों का समय सिद्धांत है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 22 में आपने जो 4 ताल का शास्त्रीय परिचय देते हुए एक गुण और दुगुण लिखें। इस प्रश्न नंबर 22 में आपने जो आपके सिलेबस में 4 ताल है, जो 12 मात्राओं की ताल है, उसका शास्त्रीय परिचय देंगे और उसकी एक गुण और दुगुण आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 23 में थाट की परिभाषा देते हुए 10 थाटों के नाम और उनके स्वरों की व्याख्या करें। इसमें आपने 10 थाटों के नाम लिखने हैं और उन जो 10 थाट हैं जो पंडित भातखंडे जी ने बनाए थे, उन 10 थाटों के नाम लिखने हैं और उन 10 थाटों के नाम के साथ उनके स्वरों के बारे में व्याख्या करनी है। उनके स्वरों को सातों के सातों प्रत्येक थाट के में जो 7 स्वर प्रयोग हुए हैं उन स्वरों को लिखते हुए और उनकी विशेषता, जैसे बिलावल थाट है उसके अंदर सारे शुद्ध स्वर प्रयोग होते हैं, कल्याण थाट में महातीव्र होता है, शेष स्वर शुद्ध होता है, काफी में गा और नी कोमल होते हैं, आसावरी में गा धानी कोमल होते हैं, भैरवी थाट में रे गा धानी चारों जो कोमल स्वर हैं वो उनका प्रयोग किया जाता है, भैरव में रे और धा कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं, बाकी सब शुद्ध प्रयोग होते हैं स्वर। और मारवा में रे कोमल और मा तीव्र प्रयोग होता है, पूर्वी में रे कोमल मा तीव्र रे कोमल मा तीव्र और धा कोमल प्रयोग किया जाता है, और तोड़ी के अंदर रे गा धा कोमल और मा तीव्र और बाकी शेष जो स्वर हैं वो शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो इनके बारे में आपने इसमें नोट करना है, लिखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्रुपद की कितनी वाणियाँ थीं, उल्लेख कीजिए। ध्रुपद के बारे में आपने ये याद कर रखा होगा, ध्रुपद की 4 वाणियाँ थी, तो उन चारों वाणियों के बारे में आपने प्रॉपर इसका आंसर देना है अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो। 25वें प्रश्न में पूछ रखा है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार स्वरलिपि पद्धति के अनुसार ताल के चिन्हों का ध्यान रखना। आपने क्या पूछा गया है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अकेले ताल के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं उन ताल चिन्हों के बारे में आपने इसमें शो करना है। अभी खाली के लिए कौन सा चिन्ह है, मात्राओं के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, सम के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विभागों के लिए कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो जो दिगंबर पुरस्कार स्वरलिपि पद्धति के अकॉर्डिंग आपने इसका जो आंसर देना है। आगे जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, इसमें ये खंड दय आया है। तो इस खंड दय में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, 3 प्रश्न होंगे टोटल, तो इन टोटल में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26 में संगीत परिजात ग्रंथ की विस्तृत व्याख्या करें। इस प्रश्न में आप संगीत परिजात ग्रंथ किसने लिखा है, पंडित अहोबल ने लिखा है, 17वीं शताब्दी में लिखा है। तो इसमें किसके बारे में लिखेंगे और उसमें कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों के बारे में लिखेंगे कि अध्याय में क्या क्या बताया गया है। प्रश्न इसी के अंदर 26वें प्रश्न में भी अथवा में भी एक जो है क्वेश्चन है कि भविष्य में संगीत के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो भविष्य में संगीत के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके संबंध में मैं आपके लिए एक खुद का बनाया हुआ नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में भविष्य में संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त करें। तो इसमें आप इस प्रश्न का देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे अपने जो है नोट्स भी बना सकते हैं। इसके जो टॉपिक बनाए गए हैं कि भारतीय संगीत व पुस्तकें, इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं, डांस पे क्लासिकल डांसर्स के बारे में भी है। इसमें संगीत का एक विषय के रूप में शिक्षण में आप एज ए टीचर भी कर सकते हैं भविष्य में। प्राइवेट करियर आप ले सकते हैं, लोक सांस्कृतिक विभाग में आप जॉब ले सकते हैं। भारतीय सेनाओं में रोजगार है संगीतज्ञों के लिए जो संगीत की जानकारी रखते हैं, जिन्होंने संगीत का अध्ययन कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है। म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकते हैं बच्चे, म्यूज़िक थेरेपिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर लाइन में जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो 9 पॉइंट हैं इनको आप दोबारा से भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और आप नोट्स भी अपने इसको देख देख के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर
27 है, उसके अंदर पूछा गया है कि राग भोपाली अथवा राग देश का आरोह अवरोह पकड़, 2 आलाप, 2 ताने और 2 अलंकार भी लिखें। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। इसके अंदर आपको किसी राग की स्वरलिपि या छोटे ख्याल की स्वरलिपि के बारे में नहीं पूछा गया है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर दोनों रागों में से किसी एक राग का आरोह अवरोह पकड़, 2 आलाप, 2 ताने और 2 अलंकार लिखने हैं इसके अंदर। तो ये बड़े क्वेश्चन है, बड़े नंबर, ज़्यादा नंबरों वाले क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान से जो जो पूछा गया वो आप लिख दें तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है ये हमारे इस सेट का। भारतीय संगीत में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के योगदान की चर्चा करें अथवा शारंग जी के जीवन परिचय व संगीत से संबंधित कार्यों का प्रकाश डालें। तो इससे संबंधित भी मैं आपके लिए ये जो है प्रश्न, इसका नोट्स आपको अटैच कर देता हूँ। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ये लता जी के बारे में, इनके जो संगीत के क्षेत्र में योगदान है उससे संबंधित आपको नोट प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप इनसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और आप यहाँ से याद करके अपने पेपर की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बिंदु भी दिए गए हैं, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है इनको 2001 में, ठीक है। और ये 92 साल की जो आयु में 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ है। तो आप यहाँ से ये नोट्स प्राप्त करके अपना तैयारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न के नोट्स भी दे रहा हूँ मैं, जो उसमें अथवा में आया हुआ है। पंडित शारंग जी द्वारा रचित जो संगीत रत्नाकर है उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं उनके जो जीवन के परिचय के बारे में। उन्होंने जो कितने अध्याय हैं उसके अंदर सभी स्वरों का अध्याय है, राग अध्याय है, स्वर, इसके संबंध में उन्होंने ये सारा जो है नोट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ से। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको शारंग देव जी की। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने जो भिवानी बोर्ड की साइट के ऊपर प्रैक्टिस सेट दे रखा है उसका ए सेट पेपर आज हमने कर लिया। और मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे और इस वीडियो का पूर्ण रूप से फ़ायदा भी उठाएंगे और अपने आने वाले पेपरों में अपना जो संगीत गायन का या वादन का जो भी आपने विषय सेलेक्ट कर रखा है उसका पेपर बहुत ही बढ़िया ढंग से लेके आएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने संगीत के जो विद्यार्थी हैं या जो आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।